रहीम, मैं इरशाद अहमद चीमा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट काफ़ी देर के बाद आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मौजू हमने चुना है वो है इन्वेस्टिगेशन इन द क्रिमिनल केसेस। अब इन्वेस्टिगेशन कब स्टार्ट होती है? जब अगर किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के तहत या कोई मुकदमा पुलिस दर्ज करती है तो FIR दर्ज होती है, तो उसके बाद पुलिस ऑफिसर जो है उसको इख्तियार होता है कि वो उस मामले में इन्वेस्टिगेट करे। अब व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन? इन्वेस्टिगेशन से मुराद ये है टू कलेक्ट द एविडेंस रिगार्डिंग द अकरेंस। उसके बारे में शहादत को जमा किया जाए कि क्या मुल्ज़िम के खिलाफ कोई उसके खिलाफ जुर्म बनता है या नहीं बनता, क्या उसके खिलाफ क्या क्या एविडेंस है, और उसको कलेक्ट करना किसकी जिम्मेदारी है? पुलिस की जिम्मेदारी। तो अगर एविडेंस कलेक्ट हो जाए और उसके खिलाफ सफिशिएंट मटेरियल अवेलेबल हो जाए तो फिर पुलिस उस एविडेंस की बुनियाद पे उस मुल्ज़िम को गुनाहगार करार देकर उसको चालान कर सकती है 173 CRPC के तहत। लेकिन अगर कोई एविडेंस नहीं अवेलेबल होती उसके खिलाफ या कोई ऐसा मटेरियल नहीं मिलता जो उसको क्राइम से कनेक्ट करता हो, तो फिर क्या है? फिर पुलिस के पास ये पावर है कि वो उसको बेगुनाह करार दे दे या डिस्चार्ज करवा दे या FIR को कैंसिल करवा दे मजिस्ट्रेट से। तो ये इन्वेस्टिगेशन का बड़ा अहम रोल है इन क्रिमिनल केसेस, इन क्रिमिनल मैटर्स। तो इन्वेस्टिगेशन का पूरा एक बना हुआ है, पूरा एक ढांचा है हमारी पुलिस के महकमे में। तो उनका इख्तियार है कि वो इसमें इन्वेस्टिगेट करें, या अगर किसी और को सुपुर्द हो जाए तो उसको भी पावर मिल जाती है। लेकिन असल में जो इख्तियार है वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस के पास है। पुलिस की जो हिरार्की है उसमें सारा ये मामला जो हैं वो दिए गए हैं, प्रोसीजर दिया गया है। तो पहले तो इन्वेस्टिगेशन का कोई ऐसा रूल्स रेगुलेशन नहीं थे। कोई भी बंदा किसी हायर ऑफिसर को दरखा देता था तो वो इन्वेस्टिगेशन चेंज कर देते थे, या री इन्वेस्टिगेशन के लिए कह सकता था अपने सुबार्डिनेट्स को, या वो खुद भी कर सकते थे। लेकिन अब जब 2002 का पुलिस ऑर्डर आया तो उसमें उन्होंने एक बाकायदा स्कीम दे दी है, एक प्रोसीजर दे दिया है, एक मैकेनिज्म दे दिया है कि आप इस तरह इन्वेस्टिगेशन चेंज करवा सकते हैं, अदरवाइज नहीं करवा सकते। तो अब पहले थी सेक्शन 18, पहले आर्टिकल 18 था, सारी सेक्शन में बोल दिया, और उसके बाद तरमीम कर दी उन्होंने, यानी सब्सटीट्यूट कर दिया पंजाब हुकूमत ने, पंजाब असम्बली ने थ्रू अमेंडमेंट कि 18 की बजाय एक 18A इन्होंने शामिल कर दिया उसमें पूरा तरीकाकार प्रोसीजर दे दिया है। अब आर्टिकल 18A के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, चेंज कैसे होगी? इन्वेस्टिगेशन तो वो तरीकाकार जो है वो पुलिस रूल में लिखा हुआ है या CRPC में लिखा हुआ है या अदर जो इसके मुतलका कवानीन है उसमें सारा कुछ प्रोसीजर मौजूद है। लेकिन क्या अगर एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कर रहा है इन्वेस्टिगेशन और कोई पार्टी डिससेटिस्फाइड है उससे उसके बारे में वो मुतमिन नहीं है, वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो पार्शियल हो चुका है, इम्पार्शियल नहीं है, या वो सही तौर पर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा, वो उसमें फ्लॉज उसके बाकायदा प्रोसीजर को इख्तियार नहीं करता, और जो फ्रीकैन है चाहे वो मुस्तगीस है, कंप्लेनेंट है, या अक्यूज पर्सन है, या अक्यूज पार्टी है, तो दे हैव अ राइट, दे हैव उनके पास एक इख्तियार है, उनके पास एक मौका है को दे कैन मेक एन एप्लीकेशन टू द हायर अथॉरिटी फॉर द चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब इसमें तरीकाकार दिया गया है 18A में जो तरीकाकार है उसमें यह दिया गया है कि सबसे पहले अगर कोई शख्स मुतमिन नहीं है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से, जो पहले इब्तदाई इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जिसके पास वो सुपुर्द हुई है इन्वेस्टिगेशन, तो उससे मुतमिन नहीं है, तो ही कैन अप्लाई टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ऑफ पुलिस। अगर वो कैपिटल डिस्ट्रिक्ट पुलिस है तो फिर CPO को देगा, लेकिन अगर वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है तो फिर वो किसको देगा? इब्तदाई तौर पर दरखास्त फॉर द चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो दे सकता है किसको? DPO मुतलका को। पहली दरखास्त उसके पास जाएगी और वो अथॉरिटी जो है वो विद इन 7 days वो उसमें कार्रवाई करेगी और उसमें वो रिपोर्ट मांगेगी नीचे से किसी ऑफिसर जो नीचे उनके सबॉर्डिनेट हैं, और वहां से फिर एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होगा
डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड उसको कहते हैं, DSB। और वो बोर्ड जो है वो देखेगा कि क्या इसमें कोई ऐसा मवाद मौजूद है या ऐसे कोई एलिगेशन हैं जो सीरियस हों और उसमें कोई ऐसा रीजनेबल किस्म की वजह मौजूद है। रीजनेबल है मामला फॉर द ट्रांसफर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफर कर देंगे। और वो इन्वेस्टिगेशन किसके सुपुर्द होगी? वो जो नीचे वाला अफसर है ना जो कर रहा था, उसके हाई रैंक ऑफिसर के पास वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी और उसमें इन्वेस्टिगेट करेगा। उसके बाद अगर फिर भी वो मुतमिन नहीं है या कोई पार्टी तब्दील करवाना चाहती है, उस जो DSB ने तब्दील की है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो फिर अगर ऊपर जाना चाहते हैं तो फिर वो RPO के साहब के पास जाएंगे, रीजनल पुलिस ऑफिसर, डिवीजनल लेवल पे होते हैं वो। तो वो भी 7 डेज के अंदर अंदर दरखास्त आने के बाद कार्रवाई शुरू करेंगे और वहां जो बोर्ड बना हुआ है उसके पास जाएगी। अगर बोर्ड मुनासिब समझता है तो वो उसको तब्दील कर सकता है। उस बोर्ड में हाई रैंक ऑफिसर होंगे, यानी SP हो सकते हैं, उसमें गस्टेड ऑफिसर होते हैं 2-3 जो इन्वेस्टिगेशन को चेंज करने के बारे में मामलात को देख सकते हैं। तो ये एक मामला है। उसमें आगे तीसरा मरला है, यानी 3 टायर हैं इसके, 3 टायर। तीसरा कौन सा है? तीसरा ये है कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन से मुतमिन नहीं है जो RPO साहब ने तब्दील की थी या उस बोर्ड ने तब्दील की थी, या उसमें कोई मामला ऐसा है, तो फिर वो कहाँ पे जा सकते हैं? वो प्रोविंशियल यानी IG साहब के पास वो दरख्वास्त देंगे और वो IG साहब जो हैं वो जो बोर्ड बना हुआ है उस लिहाज से जो प्रोविंशियल लेवल पे वो विदिन 1 मंथ उस पर कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। बाकी 2 जो हैं उनके लिए 7 डेज की में अंदर अंदर करना जरूरी है। और जो तीसरा टायर है यानी प्रोविंशियल लेवल पे IG साहब के पास, तो उसमें 1 महीने के अंदर यानी 30 डेज के अंदर अंदर उनको इस पे कार्रवाई शुरू करना होगी। और वही प्रोसीजर है कि वो प्रोविंशियल बोर्ड जो बनेगा, यानी उसमें DIG साहबान हो सकते हैं, SP साहबान हो सकते हैं, ऊपर लेवल के ऑफिसर हो सकते हैं। तो वो बोर्ड जो है वो अगर मुनासिब समझे कि ये तफ्तीश जो है ये किसी अफसर के पास जानी चाहिए, यानी वो तो फिर किसी सुपरडेंट के पास जाएगी, हाई लेवल पे जाएगी, या किसी DIG साहब के पास भी जा सकती है, इन्वेस्टिगेशन के डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, तो वो उसको ट्रांसफर करके वो कह सकते हैं कि इसमें इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो ये इन्होंने एक मैकेनिज्म दिया है 18A के तहत। उसके मुताबिक ये नहीं कि जब जी चाहा को दरख्वास्त दे दी और वो पता नहीं, पहले हम देखते थे कि जब किसी का जी चाहा उसने एक दरख्वास्त दी, ऊपर से तफ्तीश चेंज हो गई। वो चेंज होने के बाद वो चलान ही नहीं आते थे, मामला चलता रहता था और डिले होता था ट्रायल में। अब इन्होंने जो मैकेनिज्म दिया इसमें जल्दी से जल्दी तफ्तीश को चेंज करने के बारे में प्रोसीजर दिया गया और उसके बाद वो तफ्तीश जो है होने के बाद वो चलान वगैरह या किसी को बेगुनाह लिखना है तो बेगुनाह लिखा जा सकता है। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है अगर इसको अप्लाई किया जाए। तो इसके बारे में काफ़ी सारी जजमेंट्स हैं। और भी एक तरीकाकार है कि विद इन द एरिया जस्टिस ऑफ पीस को भी पावर है कि वो एक थाने से दूसरे थाने के हद तक या किसी और उसके जो दायरा कार में लोग आते हैं सेक्शन 22AB के तहत वो ही कैन आल्सो चेंज द इन्वेस्टिगेशन अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है। तो ये भी एक पावर है उनके पास। तो ये था थोड़ा सा मुख्तसर जायजा फॉर द चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर द री इन्वेस्टिगेशन। तो इस बारे में काफ़ी लॉ मौजूद है जिनमें जजमेंट्स हैं सुपीरियर जुडिशरी की कि क्या तरीकाकार है। और दूसरी बड़ी अहम बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन जो है ये मुकदमे के फैसल होने तक जारी रह सकती है। इसमें ये कोई पाबंदी नहीं है कि अब चलान आ गया तो ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो नहीं हो सकती, नहीं। ये सिर्फ जब तक फैसला ना हो जाए फाइनल कोर्ट से उस वक्त तक इसमें इन्वेस्टिगेशन हो सकती है और सप्लीमेंट्री चलान वगैरह दिए जा सकते हैं, नई रिपोर्ट दी जा सकती है और कोर्ट उसको कंसिडर कर सकती है, उसको देख सकती है क्या जो अब नई बात आई है, नई एविडेंस आई है या ये मामला है, उसको भी मद्देनजर रखा जा सकता है फॉर द डिसीजन ऑफ द केस। तो इस बारे में एक रिसेंट जजमेंट है वो है PLD 2022 यानी V22
पेज लाहौर की जजमेंट है, पेज है 721। ये बड़ी अथॉरिटेटिव जजमेंट है, इसमें सारा लॉ डिस्कस किया गया है, इसमें तरीक़ाकार डिस्कस किया गया है, इसमें पूरा टायर दिया गया है, उसमें पुलिस ऑफिसर के इख्तियारात दिए गए हैं, वो किन हालात में तफ्तीश को चेंज कर सकते हैं। और पुलिस ऑफिसर जो हैं उनको सेक्शन 551 यानी 551 के तहत भी इख्तियारात हासिल हैं कि वो मामलात को दे सकते हैं। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि अगर आप मुनासिब समझें कि इस लेक्चर को सुनने के बाद आपके ये बाकायदा इल्म में आ जाएगा कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन और री इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी। थैंक यू वेरी मच।